हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फाइनली आज हम यूनिट 3 को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी यूनिट है अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और ये भी काफ़ी लेंदी है यूनिट 1 की तरह। इसमें भी यूनिट 4 से यूनिट 5 पार्ट 1 से पार्ट 5 तक आ सकते हैं, चांसेस पूरे हैं। बट आई विल ट्राई कि मैं काफ़ी शॉर्ट में और काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको दे सकूं। सो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, बिकॉज दिस इज़ रियली अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट। बेसिकली आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को ही कवर करेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ फोर सेक्टर इकोनॉमी एंड सेकेंड वन इज अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों टॉपिक ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम देख लेते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी को। आई नो जिनके पास इकोनॉमिक्स से उन्होंने टू सेक्टर इकोनॉमी तक तो पढ़ा होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे फोर सेक्टर इकोनॉमी की। सारी एक्सप्लेनेशन से पहले एक बार आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लीजिए, फिर हम आगे की बात को शुरू करेंगे। ठीक है, देखो सिर्फ दो चीज़ें देखो। हाउस होल्ड्स का यहाँ पे एक एरो दिख रहा है जो कि फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको? बिजनेस को। बिजनेस उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या प्रोवाइड कर रहा है? फैक्टर इनकम टू द हाउस होल्ड्स। एक सर्कुलर फ्लो हो गया। ठीक इसी तरीके से सर्कुलर फ्लो बन रहा है गवर्नमेंट के साथ, इसी तरीके से सर्कुलर फ्लो बन रहा है फॉरेन सेक्टर के साथ। तो ये पूरा हमारा फोर्स सेक्टर का सर्कुलर फ्लो है इकोनॉमी के अंदर, अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊं तो। अब आप आ जाओ इस एक्सप्लेनेशन पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अपने आप चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। Household sector. The household sector of an economy provides factor services to the firms, business, government. आप ये सब जानते हैं कि जितने भी लोग हैं वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, गवर्नमेंट सेक्टर को, काम करके। कोई लेबर का काम करता है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है। ये सारा जो काम कर रहे हैं इसको हम फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं, सर्विसेज। और इनके बदले में इनको क्या मिलता है? फैक्टर पेमेंट, जो कि वेजेस के फॉर्म में, सैलरीज के फॉर्म में, स्टाइपेंड के फॉर्म में क्या मिलती है? फैक्टर पेमेंट मिलती है। द फॉरेन सेक्टर फॉर विच इट रिसीव्स फैक्टर पेमेंट इन रिटर्न, जो मैंने आपको बताया। बिसाइड्स फैक्टर पेमेंट इनकम, हाउस होल्ड ऑल्सो रिसीव ट्रांसफर पेमेंट्स। लाइक देखो, गवर्नमेंट हमें फैक्टर पेमेंट तो देती है अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड करें, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ पेंशन भी मिलती है, आपको स्कॉलरशिप में मिलती है। तो ये एक एक्स्ट्रा पेमेंट होगी फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर। द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स इट्स अर्न इनकम ऑन पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो, सर्कुलर फ्लो बनाना है, दैट मीन्स कि आपके पास पैसा रुकना नहीं चाहिए, आपको बार बार उसको इकोनॉमी में लेकर आना है। अगर आपको फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट्स मिली, पैसा मिला उस काम के बदले में, तो आप उसको अपने पास होल्ड थोड़ी ना करके रखोगे, आप उसको दोबारा लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपको अपना घर चलाना है, आपके खर्चे हैं, तो उसके लिए आप गुड्स एंड सर्विसेज के लिए दोबारा से जाओगे। किसके पास जाओगे? बिजनेस के पास, कि भाई मेरे को सोप चाहिए, मेरे को राशन चाहिए, तो आपका पैसा वहाँ पे खर्च होगा। गवर्नमेंट के पास जाओगे, जैसे कि आपको सिलेंडर है, बाकी चीज़ें, उसके लिए आप पैसा खर्च करोगे, तो आपका जो पैसा है वो आपकी इकोनॉमी में फ्लो कर रहा है। सो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, अर्न इनकम ऑन पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम फर्म्स, पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स एंड टैक्सेस पेमेंट टू द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट को टैक्सेस भी पे करते हो, फाइन पे करते हो, फीस पे करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी पेमेंट में चली जाती हैं। आई होप आपको हाउस होल्ड सेक्टर का रोल क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्म सेक्टर। फर्म क्या करता है? मतलब बिजनेसेस, इनका रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? जब अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, गवर्नमेंट को बेचेंगे, हाउस होल्ड्स को, फॉरेन सेक्टर को, तो इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। और इनको साथ ही साथ सब्सिडीज मिलती है, तो इनका रिसीविंग वाला मोड आ जाता है। क्या? कि इनको गुड्स एंड सर्विसेज के लिए सब्सिडीज मिलती है और गवर्नमेंट इनको वैसे भी बहुत सपोर्ट करती है। बिसाइड द फर्म मेक पेमेंट्स फॉर टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। अब पैसा तो इनके पास भी नहीं रहेगा, इनको फैक्टर पेमेंट्स करनी पड़ती है हाउस होल्ड्स को और इम्पोर्ट्स के लिए फॉरेन सेक्टर को भी, और साथ ही साथ बाकी जो इतने महंगे महंगे इनके टैक्सेस होते हैं वो भी इनको गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। सो ये हमारा हो गया फर्म का पार्ट, जिसमें पूरा हमारा मनी फ्लो कर रहा है इकोनॉमी के अंदर। पहले के दो सेक्टर पढ़ने के बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर बहुत इजीली समझ आ जाएगा। बेसिकली गवर्नमेंट अपना रिवेन्यू कैसे जनरेट करती है? अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेच के, टैक्स इनको मिलता है, फीस, इन सब के थ्रू ये अपने रिवेन्यू को जनरेट करती है। वही फर्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम हाउस होल्ड, फॉरेन सेक्टर एंड द फर्म्स। सेकेंड वन इज व्हाट, कि अब इनको पेमेंट भी करनी होती है। देखो, फैक्टर पेमेंट्स तो ये देगा हाउस होल्ड्स को और बाकी सभी को, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और ये अपने रिवेन्यू को स्पेंड करते कैसे? ट्रांसफर पेमेंट्स तो चलो है, सब्सिडीज़ के थ्रू सब्सिडीज़ भी देते हैं ये फर्म्स को, हाउस होल्ड सेक्टर को, तो वहाँ पर भी ये अपने मनी को स्पेंड करते हैं। सो आई होप गवर्नमेंट सेक्टर क्लियर होगा। उसके बाद वेरी इजी, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर के अंदर क्या है कि अगर फॉरेन सेक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है,
मतलब अमेरिका से हमारे यहाँ पे सामान बेच रहा है तो उनको ऑफकोर्स सी बात है पैसा मिलेगा अपने उनके गुड्स के बदले, तो वो हो गया इनका रिवेन्यू जनरेशन का टाइम। लेकिन अगर ये इम्पोर्ट कराते हैं इंडिया से किसी और कंट्री से तो उसके बदले इनको पेमेंट करनी पड़ती है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफकोर्स, तो वो उनका हो गया पेमेंट वाला फैक्टर पेमेंट। आई होप इनका रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है और साथ ही साथ ये पेमेंट कैसे करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है। तो इसी के साथ जो हमारा ये फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी वाला पार्ट था ये हमने कवर करा है, लेकिन एक टॉपिक और बचा है इसका, फाइनेंशियल मार्केट। देखो ये जो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी है इसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। सेविंग्स मेड बाय द हाउस होल्ड फॉर्म्ड इन द गवर्नमेंट ये यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं। लाइक आप जो भी मनी इन्वेस्ट करते हो वो फाइनेंशियल मार्केट में लगाते हो, बैंक्स में, लोन्स के अंदर आप कभी कभार पैसे को लेते हो देते हो, ये सारी चीज़ें आपकी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर चलती रहती हैं। द इनफ्लोज ऑफ मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट इन फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी आर इक्वल टू द आउटफ्लोज ऑफ मनी। देखो जितना भी आपकी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है, मतलब सेविंग आप कर रहे हो, बाद में कोई लोन ले रहा है, तो मतलब आना जाना पैसे का लगा रहता है। जितना इनफ्लोज है उतना ही आउटफ्लोज होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूस है और कंप्लीट है। कभी भी अनईक्वल नहीं होना चाहिए। इनकम का जो इनफ्लो है और जो आउटफ्लो है वो बिल्कुल इक्वल और एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। आई होप क्लियर होगा, तभी हम उसको सर्कुलर फ्लो कहेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की आज की, अनएम्प्लॉयमेंट। देखो आज की डेट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की वो है अनएम्प्लॉयमेंट, और सबसे बड़ा रीज़न है पॉपुलेशन। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसी की वजह से हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों के पास काम ही नहीं है, बेशक कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो। इट रेफर्स टू द condition in which individuals who are capable of working are actively seeking employment but are unable to find job। मतलब क्या कि वो काम ढूंढ रहे हैं, they want to work, बहुत ही ज़ोरों शोरों से काम को ढूंढ रहे, काम करना चाहते हैं, लायक है काम करने के, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। उस सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइड बाय लेबर फोर्स इनटू 100, ये आप लिख सकते हैं अपने आंसर को और अच्छे तरीके से शो करने के लिए। इंक्लूड्स ऑल इंडिविजुअल हु आर आइदर एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। अभी देखो इस लाइन को आपको तब समझ आएगा, मतलब जब हम आगे की स्लाइड को कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहता है। सबसे पहले वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखो इसे तो नाम समझ आ रहा है, वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, अपनी मर्जी से। लाइक मैं काम करने के बिल्कुल योग्य हूँ, कैपेबल हूँ, मैं काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं काम करना नहीं चाहती, वो द वॉलंटरी। व्हेन द इंडिविजुअल इज नॉट विलिंग टू वर्क, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में ही हम कंसिडर करेंगे। क्यों? बिकॉज आपकी एज है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप काम नहीं करना चाह रहे। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग और एम्प्लॉयड देन द रिक्वायर्ड वन। ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। जैसे मान लो एक आपका खेत है, सिर्फ 2 बंदे उसको अच्छे तरीके से काम उससे कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर भी 5 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं घर के बाकी, तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे, उसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे कि फालतू के लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 की लेकिन 5 लगे हुए हैं, तो वो आपका 5 लगे हुए हैं, वो आपका क्या होगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। देन थर्ड वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स अनएम्प्लॉयड फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। जैसे मान लो आप अपने खेत में चावल उगाते हो, कुछ टाइम तक चावल उगेगा, उसके बाद उसका सीजन खत्म, उसके बाद आपका खेत खाली, आप भी फ्री, तो वो होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कुछ टाइम तक के लिए आपके पास होता है, कुछ टाइम तक के लिए आपके पास बिल्कुल काम नहीं होता। एग्रीकल्चर के अंदर ही ज़्यादातर ये होता है, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख कर भी दिया है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है जिसके अंदर हम टाइप्स को ही कवर कर रहे हैं, देन बात आती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की। बेसिकली साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जैसे रिसेशन आता है, बिजनेस साइकिल चेंज होती है, तो लोग काफ़ी अपनी जॉब्स खो बैठते हैं, तो उस टाइम को हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देन आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स मिसमैच ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लाइक जो काम आपको आता है वो कंपनी को नहीं चाहिए, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको वो काम नहीं आता, तो दोनों के अंदर क्या है, मिसमैच हो रहा है। जो आपकी स्किल्स है वो उनको नहीं चाहिए, जो उनका काम है वो आपको नहीं आता। दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देन आता है फ्रिक्शनल। इट मीन्स टाइम गैप बिटवीन फाइंडिंग जॉब फ्रॉम लिविंग वन जॉब। लाइक आपने एक जॉब को छोड़ा और आपको कोई दूसरी जॉब तब तक मिल नहीं रही, तो जो बीच का टाइम इंटरवल है वो आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जब तक आपको दूसरी जॉब ना मिल जाए। टेक्नोलॉजिकल क्या है, इट अकर्स ड्यू टू चेंज और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। लाइक आपको पता है इतना ज़्यादा डायनेमिक इन्वायरमेंट है, जल्दी से जल्दी आपकी टेक्नोलॉजी बदलती जाती है। अगर आप उसके साथ कॉप अप नहीं कर पाते तो डेफिनेटली आप अपनी जॉब को भी खो बैठेंगे। तो उसकी वजह से अगर आपकी जॉब खोती है, मतलब आपकी जॉब चली जाती है, किसकी वजह से,
टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से, तो उसको हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया हो। एक फटाफट से रिकैप दे देती हूँ जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से, डिस्गाइज्ड मतलब कम लोगों की ज़रूरत है लेकिन ज़्यादा काम कर रहे हैं और सोच रहे कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, तो ऐसा नहीं है, उसको अनएम्प्लॉयमेंट ही कंसिडर करेंगे। सीजनल मतलब क्या कि कुछ टाइम तक के लिए काम है, उसके बाद नहीं है। साइक्लिकल मीन्स व्हाट कि रिसेशन या बिजनेस साइकिल की वजह से काम आपका छूट जाता है। स्ट्रक्चरल मीन्स व्हाट, मिसमैच ऑफ जॉब्स। फ्रिक्शनल मीन्स व्हाट कि गैप है पहली जॉब छोड़ने में और दूसरी ढूंढने में। टेक्नोलॉजिकल मतलब कि किसी टेक्नोलॉजी की वजह से आप अपनी जॉब को खो बैठे। तो ये आपके साथ के साथ अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इस यूनिट का, यूनिट नंबर 3 का, वो हम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी आपको स्लाइड्स मिली वो आपको BCA विद खुशी शर्मा टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। सो डोंट वरी, आप वहाँ से जाके अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।